Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.5 द खलजीज AD 1290 टू 1320। अब हम लोग खिलजी के बारे में पढ़ेंगे 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी AD 1290 टू 1296। जलालुद्दीन खिलजी laid the foundation of the खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। He ascended the throne at the age of 70 years. जलालुद्दीन 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। Although Jalaluddin retained the earlier nobility in his administration, but the rise of Khilji's power ended the monopoly of nobility of slaves to high offices. हालांकि जलालुद्दीन ने अपने प्रशासन में पूर्व कुलीनों को बरकरार रखा, किंतु खिलजियों के उदय ने महत्वपूर्ण कार्यालयों में कुलीन वर्ग में गुलामों के वर्चस्व को कम कर दिया। जलालुद्दीन रूल्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 years. जलालुद्दीन का शासन सिर्फ 6 वर्षों तक ही सीमित रहा। He tried to mitigate some of the harsh aspects of Balban's rule. उसने बलबन द्वारा अपनाए कड़े नियमों को भी ढीला किया। He was the first ruler of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, and that since the large majority of the people in India were Hindus, the state in India could not be a truly Islamic state. वह सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए, तथा वह यह भी कहता था कि भारत में हिंदू आबादी अधिक है, इसलिए यह सच्चा इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। आगे देखिए। Jalaluddin tried to win the goodwill of the nobility by a policy of tolerance. जलालुद्दीन खिलजी ने उदारता की नीति अपनाकर जो अभिजात्य वर्ग था उसका समर्थन हासिल किया। He avoided harsh punishment even to those who revolted against him. यहाँ तक कि उसने कड़े दंड वाली नीति का त्याग किया और उन्हें भी कड़ा दंड नहीं दिया जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया। He not only forgave them but at times even rewarded them to win their support. However, many people including his supporters considered him to be a weak sultan. उसने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि उनका विश्वास जीतने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी के कई समर्थक ने उसे कमज़ोर सुल्तान की संज्ञा दे डाली। जलालुद्दीन्स पॉलिसी was reversed by Alauddin Khilji, who was awarded drastic punishment to all those who dared to oppose him. जलालुद्दीन खिलजी की सभी नीतियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पलट दी गईं, जिसने अपना विरोध करने वाले को कड़ा दंड देने का नियम लाया। जो उसका विरोध करता था उसको बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। अब आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी AD 1296 टू 1316, 1296 से 1316 ईस्वी तक। आगे देखिए। Alauddin Khilji was Jalaluddin's ambitious nephew and son-in-law. He helped his uncle in his struggle for power and was appointed as Amir-e-Tuzuk, master of ceremonies. आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद था। उसने अपने चाचा की मदद सत्ता पाने में की थी तथा
अमीर ए तुजुक के रूप में नियुक्त हुआ। अमीर ए तुजुक का मतलब होता है उत्सवों का शहंशाह। अलाउद्दीन had two victories expedition during the reign of जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन की दो प्रमुख जीत थी। आफ्टर द फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ भीलसा विदिशा इन AD 1292, he was given the Ikta of Awadh in addition to that of Kara। सन 1292 में भीलसा विदिशा को हरा देने के बाद, अपने अधीन करने के बाद, कारा के साथ साथ उसे अवध का इक्ता प्रदान किया गया था। He was appointed अरीजी ई मुमालिक मिनिस्टर ऑफ वॉर। वह अरीजी ए मुमालिक युद्ध मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ। In AD 1294, he led the first Turkish expedition to southern India and plundered देवगिरी। सन 1294 में पहली बार दक्षिण की ओर तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया तथा देवगिरी को अपने अधीन कर लिया। The successful expedition proved that Alauddin was an able military commander and efficient organizer। इस सफल अभियान ने साबित कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी एक सक्षम सेना अध्यक्ष और कुशल योजनाकार था। In July AD 1296, he murdered his uncle and father-in-law Jalaluddin Khilji and crowned himself as the Sultan। जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा तथा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया। आगे देखिए। अलाउद्दीन डिसाइडेड टू रिवाइव बलबन्स पॉलिसी ऑफ रूथलेस गवर्नेंस। अलाउद्दीन ने बलबन के शासन की कठोर नीतियां पुनः लाने का निर्णय लिया। He decided to curb the powers of the nobles and interference of ulema in the matters of the state। उसने कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता छीनी, शासन में उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद कर दिया। He also faced a few rebellions in succession during the early years of his rule। उसने अपने शासन काल के आरंभिक वर्षों में कई विद्रोहों का भी सामना किया। According to Barni, the author of Tariq-e-Firuz Shahi, Alauddin felt that there were 4 reasons of these rebellions। तारिक-ए-फिरोज शाही के लेखक बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने महसूस किया कि ये जो विद्रोह हो रहे हैं इसके 4 प्रमुख कारण हैं। द इनएफिशिएंसी ऑफ द स्पाइस सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था की अयोग्यता, द जनरल प्रैक्टिस ऑफ द यूज ऑफ वाइन, शराब का आम उपयोग, सोशल इंटरकोर्स अमंग द नोबल्स एंड इंटरमैरिज बिटवीन देम, कुलीनों के बीच सामाजिक व्यवहार और आपस में विवाह संबंध, द एक्सेस ऑफ वेल्थ इन द पोजेशन ऑफ सर्टेन नोबल्स, कुछ कुलीनों के पास अत्यधिक संपत्ति। In order to prevent the reoccurrence of these rebellions, Alauddin formulated certain regulations and implemented them। इन विद्रोहों की कड़ियों को तोड़ने के लिए अलाउद्दीन ने कुछ नियम बनाए तथा उन्हें लागू किया। First, families that had been enjoying free land to support themselves should pay land tax for their holdings। This curbed the excess of wealth owned by some people। वे परिवार जिन्हें मुफ्त में जमीन मिली हुई है वे अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए कर भुगतान करेंगे। The Sultan reorganized the spice system and took measure to make it more effective। सुल्तान ने गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया तथा उसे और प्रभावी बनाने
के लिए समुचित उपाय किए। द यूज ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट्स वॉज प्रोहिबिटेड। शराब का प्रयोग पर रोक लगा दिया गया। द नोबल्स वर ऑर्डर्ड नॉट टू हैव सोशल गैदरिंग्स और इंटरमैरिजेस विदाउट हिज परमिशन। शासन की अनुमति के बगैर अभिजात्य वर्गों के आपस में सामाजिक समारोह तथा शादी विवाह पर रोक लगा दी गई। Alauddin established a huge permanent standing army to satisfy his ambitions of conquest and to protect the country from Mongol invasion. अलाउद्दीन खिलजी ने इलाके जीतने की महत्वाकांक्षा और मंगोलों से देश की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी विशाल स्थायी सेना की स्थापना की। आगे देखिए, मार्केट रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार। Alauddin's measures to control the markets were one of the most important policy initiated. बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। Since Alauddin wanted to maintain a large army, he therefore lowered and fixed the price of the commodities of daily use. चूंकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था, उसने आवश्यक वस्तुओं के दाम कम किए तथा निर्धारित कर दिए। To control the prices, Alauddin set up 3 different markets for different commodities in Delhi. जो मूल्य है उसको नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन ने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनवाए दिल्ली में। These markets were the grain market, mandi, cloth market, sarai, adl, and the market for horses, slaves, cattle, etc. अलाउद्दीन ने क्या किया? उन्होंने जो बाजार बनाया ये थे अनाज बाजार, मंडी, कपड़ा बाजार, सराय आदिल तथा घोड़ों, जानवरों, गुलामों का बाजार। To ensure implementation, Alauddin appointed a superintendent, Shahana-e-Mandi, who was assisted by an intelligence officer. अलाउद्दीन ने एक पर्यवेक्षक शाहना ए मंडी की नियुक्ति की, जिसके अधीन एक सूचना अधिकारी होता था। Apart from Shahana e Mandi, Alauddin received daily reports of the market from 2 other independent sources, Barid, intelligence officer, and Munhian's secret spies. Any violation of Sultan's orders resulted in harsh punishment, including expulsion from the capital, imposition of fine, imprisonment, and mutilation. अब देखिए, शाहाना ए मंडी के साथ साथ के अतिरिक्त अलाउद्दीन बरिद सूचना अधिकारी तथा मुहियन गुप्तचर के द्वारा भी बाजार के दैनिक जानकारी पाता था। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन का अर्थ होता था कड़े से कड़ा दंड, जैसे राजधानी से निकाल दिया जाना, आर्थिक दंड देना, जेल भेज देना या अंग भंग कर देना। Control of prices of horses was very important for the Sultan because without the supply of good horses at reasonable price to army, the efficiency of the army could not be ensured. Low price in the horse market were ensured by putting a stop to the purchase of horses by horse dealers and brokers, dalals, in the Delhi market. घोड़ों के मूल्यों को नियंत्रण सुल्तान के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अच्छे घोड़ों की आपूर्ति के बिना सेना की कार्यकुशलता सुनिश्चित नहीं हो सकती थी। दिल्ली बाजार में घोड़ों के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके कम मूल्य सुनिश्चित किए गए। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत का विस्तार। अंडर अलाउद्दीन खिलजी, द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत बियॉन्ड नॉर्थ इंडिया was the most important achievement. अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं उत्तर भारत को पार कर अपनी सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच गई थी। उसने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। आगे देखिए। अलाउद्दीन फर्स्ट began his territorial conquest with a campaign against गुजरात। अलाउद्दीन ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ की। अलाउद्दीन was motivated by his desires to establish a vast empire and obtain the wealth of Gujarat. अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपदा के प्रति आकर्षित था। The riches of Gujarat were to pay for his future conquest and her seaport was to ensure a regular supply of Arab horses for his army. गुजरात की दौलत से उसके आगे आने वाली अभियानों में मदद होती तथा उसके समुद्री तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती। In AD 1299, an army under two of Alauddin's noted generals, Ulugh Khan and Nusrat Khan, marched against Gujarat. सन 1299 में अलाउद्दीन के दो प्रमुख सेनापतियों उलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। रायकरण, the ruler of Gujarat, fled. The temple of Somnath was captured. अब देखिए, गुजरात का शासक रायकरण जान बचाकर भाग गया और सोमनाथ मंदिर जीत लिया गया। An enormous booty was collected. Even the wealthy Muslim merchants were not spared. Many slaves were captured. Malik Kafur was one among them, who later became the trusted commander of the Khilji's forces and led the invasion to South India. Gujarat now passed under the control of Delhi. विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया, यहाँ तक कि संपन्न मुस्लिम व्यापारी भी नहीं बख्शे गए। कई गुलाम बंदी बनाए गए। उनमें से एक मलिक काफूर था, जो बाद में जाकर खिलजी सेना का मुख्य सेनापति बना तथा उसने दक्षिण अभियानों का संचालन किया। गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा बन चुका था। After the annexation of Gujarat, Alauddin turned his attention towards Rajasthan. Ranthambore was the first target. गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के बाद अलाउद्दीन ने अब अपना ध्यान राजस्थान पर केंद्रित किया और उसका पहला लक्ष्य रणथंभौर था। Ranthambore was reputed to be the strongest fort of Rajasthan and had earlier defeated जलालुद्दीन खिलजी। रणथंभौर का किला राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित किला माना जाता था तथा पूर्व में वह जलालुद्दीन खिलजी को चुनौती दे चुका था। The capture of Ranthambore was necessary to break the power and morale of the Rajputs. राजपूतों का नैतिक मनोबल तोड़ने के लिए रणथंभौर को जीतना बहुत ही आवश्यक था। The immediate cause of attack was that the ruler of Ranthambore, Hamir Deva, gave shelter to two rebellious Mongol soldiers and refused to hand over them to the Khalji ruler. अब देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण करने का जो कारण था वह यह था कि राजपूत शासक हमीर देव द्वारा दो विद्रोही मंगोल सैनिकों का शरण देना तथा उनको खिलजी शासकों को देने से इनकार कर देना। Hence,
an offensive was launched against Ranthambore. To begin with, the Khilji forces suffered losses. Nusrat Khan even lost his life. Finally, Alauddin himself had to come on the battlefield. In AD 1301, the fort fell to Alauddin. अब देखिए, अतः रणथंबोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। प्रारंभ में खिलजी सेना को नुकसान हुआ, यहाँ तक कि नुसरत खान को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अंततः अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के मैदान में खुद आना पड़ा तथा सन 1301 में अलाउद्दीन ने किले को जीत लिया। आगे देखिए, इन 1303 अलाउद्दीन besieged चित्तौर, another powerful state of राजपूताना। सन 1303 में अलाउद्दीन ने एक अन्य शक्तिशाली प्रदेश चित्तौड़ को जीता। According to some scholars, Alauddin attacked Chittor because he coveted Padmini, the beautiful queen of Raja Ratan Singh। कुछ विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मावती के प्रति आकर्षित होकर चित्तौड़ पर हमला किया। However, many scholars do not agree with this legend, as this is first mentioned by Jaisi in his Padmavat more than 200 years later। हालांकि कुछ इतिहासकार इस कथा को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस गाथा का वर्णन जायसी द्वारा 200 वर्ष के बाद पद्मावत में पहली बार किया गया। According to Amir Khusraho, the Sultan ordered a general massacre of the civil population। अमीर खुशरोह के अनुसार सुल्तान ने आम जनता के कत्लेआम की आज्ञा दे दी। चित्तौर was renamed Khizrabad after the name of Sultan's son Khizr Khan। Alauddin, however, returned back quickly to Delhi as Mongol army was advancing towards Delhi। आगे देखिए, अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। अलाउद्दीन को दिल्ली वापस आना पड़ा, क्योंकि मंगोल सेना दिल्ली की ओर कूच कर चुकी थी। इन AD 1305, खिलजी आर्मी अंडर एन उल मुल्क कैप्चर्ड मालवा। सन 1305 में एन उल मुल्क के नेतृत्व में खिलजी सेना ने मालवा पर अधिकार स्थापित किया। अदर स्टेट्स सच एज उज्जैन, मंडू, धार एंड चंदेरी वर ऑल्सो कैप्चर्ड। अन्य राज्य जैसे उज्जैन, मंडू, धर तथा चंदेरी भी जीत लिए गए। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, Alauddin sent Malik Kafur to the south and himself attacked सिवान। मालवा जीत लेने के बाद अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को दक्षिण में भेज दिया और खुद सिवान पर आक्रमण किया। द रूलर ऑफ सिवाना राजा शीतल देव डिफेंडेड द फोर्ट ब्रेवली बट वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड। सिजाना के शासक राजा शीतल देव ने दुर्ग की वीरतापूर्वक रक्षा की, किंतु अंत में वह हार गया। In AD 1311, another Rajput kingdom, Jalore, was also captured. Thus, by 1311, Alauddin has completed the conquest of large parts of Rajputana and became the master of North India। सन 1311 में अन्य राजपूत प्रदेशों जलौर भी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस प्रकार 1311 तक अलाउद्दीन ने राजपूतों के सभी क्षेत्रों को जीत लिया तथा उत्तर भारत का शहंशाह बन गया। आइए देखिए, दक्कन एंड साउथ इंडिया, दक्कन तथा दक्षिण भारत के बारे में पढ़िए। द imperialist ambitions of Alauddin was not satisfied with the conquest of the north।
अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उत्तर भारत पर अधिकार के साथ पूरी नहीं हुई. He was determined to conquer south as well. The wealth of the southern kingdoms attracted him. वह दक्षिण को जीतने के लिए भी कटिबद्ध था. कटिबद्ध होना मतलब डिटरमाइंड होना. दक्षिण भारत की संपत्ति ने उसे आकर्षित किया. The expeditions to the south were sent under Malik Kafur, a trusted commander of Alauddin, who held the office of the Naib. दक्षिण में युद्ध के लिए अलाउद्दीन के विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में फौज को भेजा गया, जो नायब का कार्यभार संभाले था. In AD 1306 to 1307, Alauddin planned fresh campaign in Deccan. सन 1306 से 1307 में अलाउद्दीन ने दक्कन में पहला अभियान प्रारंभ किया. His first target was Raikaran, the earlier ruler of Gujarat, who had now occupied Baglana and defeated him. उसका पहला निशाना रायकरन था, जो गुजरात का पूर्व शासक था और अब बलगाना का शासक था, तथा खिलजी से वह हार गया. रायकरन हार गया. The second expedition was against Rai Ramchandra, the ruler of Devgir, who had earlier promised to pay tribute to Sultan but did not pay. फिर उसका अगला निशाना देवगिरी का शासक राय रामचंद्र था, जिसने पहले सुल्तान को राशि देने का वादा किया था किंतु कभी दी नहीं. रामचंद्र सरेंडर after a little resistance to Malik Kafur and was treated honorably. अब देखिए, रामचंद्र ने हल्के संघर्ष के बाद मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ. He was kept a guest at Alauddin's court and was given a gift of 1 lakh tankas and the title of Rai Rayan. अब देखिए, उसे आगे क्या हुआ. उसको अलाउद्दीन के जो सभा थी उसमें एक गेस्ट के रूप में रखा गया और उसको 1 लाख टंका भी दिया गया. साथ ही साथ उसको राय रायन का टाइटल भी दिया गया. He was also given a district of Gujarat and one of his daughters was married to Alauddin. Alauddin showed generosity towards Ramchandra because he wanted to have Ramchandra as an ally for campaigns in the south. अब देखिए, उसे गुजरात का एक जिला भी प्रदान किया गया और उसकी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ करवा दिया गया. अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति गर्मजोशी रखी क्योंकि वह दक्षिण के अभियानों में रामचंद्र को साथी बनाना चाहता था. After AD 309, Malik Kafur was dispatched to launch campaign in south. सन 1309 के बाद मलिक कफूर दक्षिण भारत के खिलाफ अभियान पर रवाना हुआ. The first expedition was against Pratap Rudradev of Rangal in the Telangana area. पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ था. This siege lasted for many months and came to an end when Rai was agreed to part with his treasures and pay tribute to Sultan. घेराबंदी कई महीनों तक चली तथा तब समाप्त हुई जब प्रताप रुद्रदेव के सुल्तान को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने तथा सुल्तान को शुल्क अदा करने का वादा किया. आगे देखिए. The second campaign was against
द्वार समुद्र एंड मबार, मॉडर्न कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दूसरा अभियान द्वार समुद्र तथा मालबार, वर्तमान में कर्नाटक तमिलनाडु के खिलाफ था। द रूलर ऑफ द्वार समुद्र, वीर Balla III, realized that defeating Malik Kafur would not be easy task. Hence, he agreed to pay tribute to Sultan without any resistance. द्वार समुद्र के शासक वीर बल्ला तृतीय यह समझने के पश्चात कि मूल काफूर को हराना संभव नहीं है, असंभव है, बिना किसी संघर्ष के सुल्तान को शुल्क अदा करना स्वीकार कर लिया। इन द केस ऑफ मालबार पांड्या किंगडम, अ डायरेक्ट डिसाइसिव बैटल कुड नॉट टेक प्लेस। मालबार पांड्य राज की यदि बात करें तो सीधा संघर्ष नहीं हो सका। However, Kafur plundered as much as he could, including a number of wealthy temples such as that of चिदम्बरम। हालांकि मलिक कफूर ने समृद्ध मंदिरों सहित बहुत ज़्यादा लूटपाट की। इसमें चिदम्बरम का मंदिर मुख्य था। अकॉर्डिंग टू अमीर खुशराहो, कफूर रिटर्न्ड विथ 512 elephants, horses and 500 mans of precious stores। अमीर खुशरो के अनुसार कफूर 512 हाथियों, 7000 घोड़ों तथा 500 मन बहुमूल्य पत्थरों के साथ लौटा था। द सुल्तान honored Malik Kafur by appointing him Naib Malik of the empire. Alauddin's forces under Malik Kafur continued to maintain a control over the Deccan kingdoms. सुल्तान ने मलिक को साम्राज्य का नायब बनाकर पुरस्कृत किया था। मलिक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने दक्कन प्रदेशों में अपना नियंत्रण कायम रखा। Following the death of Alauddin in AD 1316, the Delhi Sultanate was plunged into confusion. 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में फिर से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मलिक कफूर sat on the throne for a few days, only to be deposed by कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुछ दिन के लिए मलिक कफूर सिंहासन पर बैठा, पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसे हटा दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिबेलियंस ब्रोक आउट इन देवगिर बट वर हार्शली सप्रेस्ड। कुतुबुद्दीन मुबारक उसको हटा दिया। अब इसके बाद कुछ विद्रोही हुए देवगिर में, जिनको बुरी तरह से हरा दिया गया। Qutbuddin Mubarak Shah soon murdered and Khusrau ascended the throne। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी जल्द ही मारा गया और खुशराहो ने गद्दी हासिल कर ली। However, he too did not last long, as some dissatisfied officers led by Ghiyasuddin Tughlaq defeated and killed him in a battle। हालांकि उसका शासन भी अधिक लंबा न चला तथा गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने उसे युद्ध में पराजित करके मार डाला। Thus, only four years after the death of Alauddin, the Khilji dynasty came to an end and power passed into the hand of the Tughlaqs। अब इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के मौत के मात्र 4 वर्ष बाद ही खिलजी साम्राज्य समाप्त हो गया और जो सत्ता है वह तुगलकों के हाथ में चला गया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक रहे।